गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बैठो। बट छोड़। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज कि आज जो हमारा एसक्यूएल का बचा हुआ पार्ट नहीं था, एक जो मैंने बोला था कि बाद में कराऊंगा, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसी में ऑलमोस्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। तो मैं भी 10-15 मिनट बचे तो उसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं है। तो एसक्यूएल वाला पार्ट ही कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है। जो एसक्यूएल में आपके टॉपिक्स बचे हुए थे, दोज वर ट्रांजैक्शंस एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब ट्रांजेक्शन पहले सबसे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो ट्रांजेक्शन है वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट है उसका। उसकी ट्रांजेक्शन की प्रॉपर क्वेरीज होती हैं, उसको हम रन करते हैं। बट जो नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक है ना, वो एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कोई क्वेरी रन करते हो या कुछ करते हो। नॉर्मलाइजेशन इज कंसेप्चुअल। बैठो। एक कंसेप्चुअल टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो हम एक बार उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो पहले ट्रांजेक्शन निपटाते हैं and फिर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे। एंड दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा सिंपल है। ठीक है। आपके लिए भी सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑल्टर वगैरह पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड ही है ट्रांजेक्शन मतलब। ठीक है। तो दोनों दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा सिंपल है। सो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई इशू आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई इशू आएगा तो विल सॉल्व दैट। ओके। तो पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब याद है जब मैंने आपको एसक्यूएल शुरू करवाया था एंड जब हम ऑल्टर वगैरह के कमांड्स पे थे, या फिर आप लोगों की इसमें डिलीट के कमांड पे थे, तो मैंने एक चीज बताई थी कि इसमें डिलीट कर रहे हो और ड्रॉप कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसमें कंट्रोल जेड नहीं है। आपने एक बार कुछ डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो गया, देयर इज नो वे टू गेट दैट बैक। ठीक है। अब इन द रियल लाइफ तो ये चीज एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि मेरे पास कंट्रोल जेड नहीं है। ह्यूमन से गलतियां होती हैं, राइट। ह्यूमन से गलतियां होती हैं, तो मान लो मैंने कुछ एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया, कुछ एक्सीडेंटली ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए एक्चुअली एक सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर मैं आर्किटेक्चरली बात करूं, कि मतलब एसक्यूएल एज अ होल के बारे में बात करूं, तो कंट्रोल जेड डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहली बात, अभी के लिए सिर्फ जो सर्वर है हमारे सिस्टम पे चल रहा है। बट मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है कि जब किसी भी कंपनी के अंदर वर्क करोगे, तो जो एसक्यूएल का सर्वर है आपके सिस्टम पे नहीं होगा। आप सिर्फ एसएसएमएस पे क्वेरीज वगैरह रन कर रहे होगे, है ना। तो जब सर्वर एक मतलब मान लो कोई फाइल जिसके ऊपर चेंजेस हो रहे हैं वो मेरे सिस्टम में ही नहीं है, तो कंट्रोल जेड कैसे कर सकता हूँ, है ना। दूसरा, कि मान लो मैंने एक चेंज किया है अपने एसक्यूएल पे, ठीक है, अपने सर्वर पे कुछ चेंज किया, बट मैंने डिफरेंट डिफरेंट उस एक टेबल से काफी सारे और टेबल भी लिंक कर रखे थे। एंड जैसे उस टेबल में कुछ चेंजेस हुए, बहुत सारे टेबल में चेंजेस हो गए। अब कंट्रोल जेड करके ये थोड़ा ना कि मैं सारी टेबल में वापस ले आऊंगा, और मान लो उस सारे टेबल में चेंजेस मैंने वापस ले भी आया, तो बाकी जो टेबल चेंज हुए उनका तो इश्यू हो जाएगा ना। तो इस वजह से कंट्रोल जेड को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है एसक्यूएल के अंदर। तो इस वजह एंड टू टैकल दिस प्रॉब्लम वी हैव द सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन का पहले तो नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि फाइनेंशियल कुछ है या कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ट्रांजैक्शन का बेसिक सा मतलब होता है कि मैं ना एक पॉइंट, मतलब जैसे गेम्स खेली होंगी आपने, मारियो वगैरह बचपन में सबने खेली होंगी, है ना। उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, याद है। कि मान लो मैं एक चेक पॉइंट रीच किया, उसके बाद अगर मेरा कैरेक्टर मर भी जाता है तो उसी चेक पॉइंट से वापस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कुछ उस कंसेप्ट पे बेस्ड है ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो जब भी मैं कुछ एसक्यूएल में अपना काम कर रहा हूँ एंड मेरे को लग रहा है कि यहां तक मैंने जो काम किया वो एकदम सही है, तो वहां पे मैं एक चेक पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है। उसके आगे दोबारा काम करना शुरू करता हूँ। और मान लो उस चेक पॉइंट के बाद मैंने कुछ गलती कर भी दी, तो मैं उस चेक पॉइंट पे वापस जा सकता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई उस चेक पॉइंट के बाद भी मैंने सारा कुछ काम ठीक किया है, तो मैं उस चेक पॉइंट को फिर वहां पे आगे मूव कर दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे ट्रांजेक्शन वर्क करते हैं। ठीक है। इसके अंदर कमांड जो होते हैं, 3 कमांड्स होते हैं मेन। ठीक है। पहला कमांड होता है बिगिन ट्रांजेक्शन, एंड देन जो सेकंड पे आप यूज करते हो ना, 2 कमांड में से कोई भी एक यूज किया जाता है, आइदर कमिट और रोल बैक।
ठीक है, या तो कमिट करते हो या रोल बैक करते हो। ठीक है, बिगिन ट्रांजेक्शन का जो कमांड है उसका मतलब होता है कि मैंने ना एक चेक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब मैंने अपने कमांड लिखे, अब उसके बाद मान लो कोई गलती हुई तो मैं करूंगा रोल बैक। रोल बैक का मतलब उस चेक पॉइंट के बाद से मैंने जितने भी कमांड रन किए थे वो सारे हट जाएंगे, मेरा डेटाबेस उस चेक पॉइंट पे जैसा था वैसा हो जाएगा वापस। ठीक है, दिस इज रोल बैक कि मतलब मेरा, अगर गेम्स के एग्जांपल के समझाऊं तो मेरा कैरेक्टर वहां पे मर गया, मैं चेक पॉइंट पे वापस आ गया। ठीक है, तो मेरे को आगे जितना भी काम है दोबारा करना पड़ेगा। बेशक आपने 5 कमांड रन किए उसमें से सिर्फ एक गलत हो, आपको 5 दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपने चेक पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक कमांड से पहले एक चेक पॉइंट बनाते चलो। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कब ट्रांजिशन बना रहे हो। यूजुअली ट्रांजिशन कब बनाया जाता है, जब आप कुछ अपडेट कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप कुछ डिलीट कर रहे हो या कुछ ड्रॉप कर रहे हो जिसके ऊपर डेटाबेस में काफी ज्यादा इश्यू आ सकता है। ऐसे कमांड रन करने से पहले यूजुअली ट्रांजिशन बनाया जाता है। और आप कुछ सेलेक्ट वगैरह कर रहे हो या फिल्टरिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना। उस पॉइंट में ट्रांजिशन बनाने का पॉइंट नहीं है। तो जब भी आप डेटाबेस में अपने टेबल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो या डेटा के अंदर चेंज कर रहे हो तब ट्रांजिशन बनाए जाते हैं। ठीक है, जो दूसरा कमांड में बताया था, मैंने रोल बैक बताया। एक और कमांड जो मेरे पास होता है वो होता है कमिट। ठीक है, कमिट का मतलब क्या होता है कि मैंने चेक पॉइंट बनाया कि हाँ भाई उसके बाद मैंने जितने भी कमांड रन किए मैंने वेरीफाई वगैरह सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं कमिट कर दूंगा कि मतलब वो चेक पॉइंट अब एंड हो गया है। एंड हर एक चेक पॉइंट को एंड करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप रोल बैक करोगे तब भी वो एंड हो जाता है, एंड कमिट करोगे तब भी वो एंड हो जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं एक थोड़ा बेटर तरीके से समझाना की ट्राई करूं तो यहाँ पे देखो, लेट मी ओपन अप माय स्केलेटो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने ना एक बिगिन ट्रांजिशन किया, तो मैं बिगिन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कमांड्स वगैरह कैसे एक्चुअली करते हैं चीजों को वो हम सीखेंगे अभी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बेसिकली चेक पॉइंट बना दिया, बिगिन ट्रांजिशन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लेट से कुछ ड्रॉप किया और कुछ डिलीट भी किया, बट मान लो मेरे से कुछ गलती हो गई तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रोल बैक। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ रोल बैक। रोल बैक का क्या मतलब होता है, मैं रोल बैक रन करते ही इस वाले पॉइंट पे वापस चला जाता हूँ। ठीक है, तो दूसरा कमांड मेरे पास होता है वो होता है, ठीक है, कमिट का मतलब मैं यहां से सीधा आगे बढ़ता हूं, जो भी मेरे को अब आगे काम करना है वो करता हूं। दोनों ही केसेस में ट्रांजेक्शन मेरा एंड हो जाता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में इफ आई एम डूइंग रोल बैक या कमिट ट्रांजेक्शन मेरा एंड हो जाता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपने रोल बैक किया, वापस आप चेक पॉइंट पे गए, आपने काम करना शुरू किया दोबारा और आपने कुछ गलती कर दी तो चेक पॉइंट चला गया है। रिमेंबर कि आपने उसे रोल बैक कर लिया तो चेक पॉइंट चला गया, एक बार यूज होता है सिर्फ। ठीक है, अगर आपको दोबारा लग रहा है कि आप दोबारा कोई गलती कर सकते हो तो आपको दोबारा बिगिन करना पड़ेगा। क्लियर है, इतना समझ आया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि चलो रोल बैक का तो रोल अच्छे से समझ आ रहा है कि हमने गलती करी, हम वापस चले गए, फिर मैं कमिट क्यों करूं। कमिट का क्या पॉइंट है, मैंने जो चेंजेस करे मेरे को सही लग रहे हैं, चेंजेस हो गए हैं। कमिट का रोल क्या है, कमिट का रोल समझने के लिए ना हमें ट्रांसलेशन थोड़ा सा और डीप में समझना पड़ेगा। जब मैं बिगिन कर रहा हूं तो मेरे पास मान लो ये मेरा डेटाबेस था, इसको मैं डी लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, या डीबी पूरा कर लो, ये मेरा डेटाबेस था। जैसे ही मैंने बिगिन किया ये दो मतलब इसकी ना एक कॉपी बन गई, इसको मैं ओरिजिनल मानता हूं, एक जो कॉपी बन गई वो कॉपी हो गई। ठीक है, अब इस कॉपी के अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे चेंजेस कॉपी के अंदर, ओरिजिनल नहीं छिड़ रहा है, इस कॉपी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जब मैंने मान लो रोल बैक किया तो रोल बैक के टाइम पे क्या हुआ, जो कॉपी थी वो हो गई डिलीट और मेरा जो ओरिजिनल था वो मेरा ओरिजिनल रहा। ठीक है, और कमिट के टाइम पे क्या हुआ, जो कॉपी थी वो बन गई मेरी ओरिजिनल और जो ओरिजिनल वाला था वो हो गया डिलीट। ठीक है, अब कमिट करना इसलिए जरूरी है कि मान लो आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, कमिट किया नहीं, आप आगे काम करते चले गए, दोबारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी तो दोबारा आपने कर दिया, तो मान लो जो एक डेटाबेस था एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने पे अब वो दो बन गए, एक ओरिजिनल और एक कॉपी, है ना।
अब आपने दोबारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया तो कॉपी वाले पे काम होता है, बताया था मैंने, ये ओरिजिनल है ये कॉपी है, कॉपी वाले पे काम होता है। सो कॉपी वाले को दोबारा उसने ओरिजिनल कंसीडर कर लिया और यहाँ पे उसने एक कॉपी और बना दी। तो देख रहे हो जितनी ज्यादा आप ये लैडर आगे बढ़ाओगे उतने ज्यादा ये ओरिजिनल वाले यहाँ पे जो है ये बनते जा रहे हैं, है ना। तो मान लो आपका ओरिजिनल डेटाबेस 1 GB का स्पेस ले रहा था, इस पॉइंट पे आके वो 2 GB का हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आके वो 3 GB का हो गया। तो डेटा सेम है, मेरे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा तो बढ़ा नहीं, साइज बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि उसकी बेफालतू में कॉपीज बन रही हैं, है ना। तो ये रीजन होता है कि आपको कमिट करना क्यों जरूरी होता है, ताकि हमेशा एक ही डेटाबेस रहे आपके पास, बेफालतू में कॉपीज ना बनती चली जाए उसकी। क्लियर है, समझ आया, कोई डाउट नहीं इस कंसेप्ट में, काफी सिंपल कंसेप्ट है ना। प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने एसएसएल खोला, इसके अंदर मैं अपना एक नई क्वेरी खोल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेटाबेस को यूज करेंगे, तो यूज वी हैव एसक्यूएल 12, मैंने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं कोई भी ड्रॉप करता हूँ, वैसे इसमें टेबल कौन कौन से हैं, तो चोको का टेबल है आई गेस, है ना, हाँ इस पे काम कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास ओरिजिनल टेबल है, ओके, ये मेरे पास ओरिजिनल टेबल है। मैं इसमें से नॉर्मली अगर कोई कॉलम ड्रॉप करूंगा तो आई हैव नो वे टू गेट दैट कॉलम बैक। मैं नॉर्मली ऑल्टर ड्रॉप करके कॉलम डिलीट कर दिया मैंने, तो मेरे पास तरीका ही नहीं है कोई भी उस कॉलम पे वापस जाने का। आई थिंक ये चीज तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो समझ आ रही है ना। तो व्हाट आई विल डू नाउ इज कि भाई मैं ना अपना ट्रांजेक्शन बिगिन करता हूँ, मतलब चेक पॉइंट बनाता हूँ। कैसे करूंगा, बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है। सिर्फ एक ही कमांड होता है जिसको मेरे को रन करना पड़ता है, मैंने इसको रन कर दिया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मेरा चेक पॉइंट बन गया अब, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर मैं हूं ना एसक्यूएल 12 के अंदर, इसकी बेसिकली ओरिजिनल कॉपी में वो स्प्लिट हो चुका है। अब अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको दोबारा करूं, मैंने एक काम कर रहा हूँ, कमांड्स ना बार बार लिख रहा हूँ कि आपको फ्लो भी पता लग जाए। वैसे जरूरी नहीं है कि कमांड्स आपको बार बार लिखनी हो, आपने बिगिन ट्रांजेक्शन करके उसके ऊपर वाली भी कोई कमांड रन करोगे तो फ्लो वैसे ही बनेगा, ठीक है। बट मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, अब मैंने पेस्ट कर दिया एंड इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, बढ़िया है। लेट्स से इसमें से मैं प्रॉफिट डिलीट कर देता हूँ, तो ऑल्टर ऑल्टर टेबल, इसका नाम चोको था ना, चोको ड्रॉप कॉलम प्रॉफिट, ठीक है, रन कर दिया। अब मैं ये वाला कमांड दोबारा रन कर लेता हूं, गया, प्रॉफिट गायब हो गया, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। बट मान लो ये थी मेरी गलती, ये थी मेरी गलती, मेरे को प्रॉफिट का कॉलम वापस चाहिए। बट बढ़िया चीज क्या हुई कि मैंने इसको ट्रांजेक्शन के अंदर रैप कर रखा है, मतलब चेक पॉइंट बना रखा है अपना, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली लिखूंगा रोल बैक, ठीक है, इसको रन करूंगा। अगर मैं इसके बाद ये दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं, सिंपल रोल बैक लिख के रन किया मैंने, बस ऑल टेक्स्ट किया, देखो प्रॉफिट वापस आ गया, ठीक है। अब मैं कमिट या रोल बैक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो ट्रांजेक्शन था वो एक बार मैंने यूज कर लिया, चीज समझ आई। अब अगर मैं कमिट या रोल बैक लिखना चाहूँ ना कि लेट्स से मैं दोबारा रोल बैक कर लूँ, वैसे तो कोई इशू है नहीं, मतलब कोई सेव है नहीं, बट मैं रोल बैक दोबारा लिखूंगा ना तो वो एरर दे देगा मेरे को सिंपली। क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कि वो सिंगल टाइम यूज था, वो मैंने एक बार यूज कर लिया, मेरा यहाँ पे जो चेक पॉइंट था वो यूज हो गया, ठीक है। अब मेरे को दोबारा यूज करना है तो दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले को पार्ट को हटाते हैं और मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाला ये पार्ट है ना, इसको पूरे को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। अगेन मैं बिगिन ट्रांजेक्शन को रन करता हूँ, सबसे पहले एक चेक पॉइंट बन गया मेरा इस पॉइंट पे, ठीक है।
मैं देखता हूँ चेक पॉइंट में जो है मेरा टेबल कुछ इस तरीके से है। मैंने दोबारा प्रॉफिट वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मेरा प्रॉफिट वाला कॉलम यहाँ पे मैं देखूँ तो ड्रॉप हो गया है ना। अब मैं रोल बैक की जगह क्या करूंगा, रोल बैक की जगह मैं करूंगा कमिट, ठीक है। कमिट का मतलब चेक पॉइंट एंड हो गया और अब मैं रोल बैक नहीं कर सकता, ठीक है। मान लो मैंने कमिट रन कर दिया एंड इसके बाद मैं रोल बैक दोबारा करना चाहूँ तो दोबारा मेरे को एरर दे देगा क्योंकि चेक पॉइंट मेरा यूज हो गया, कमिट कर चुका हूं मैं। अब नहीं मैं उस प्रॉफिट वाले कॉलम को वापस ला सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द थिंग कि अगर आपको कुछ भी अपना क्रिटिकल रन करना है जिससे आपका डेटाबेस पे मेजर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको आप हमेशा एक ट्रांजिशन के अंदर ट्रैप करते हो, मतलब चेक पॉइंट बना के, जैसे मैंने कंसेप्ट बताया ना उस तरीके से करते हो। कंसेप्ट काफी क्लियर है, सिंपल ही है, कोई इशू नहीं है ना। कमांड है, सिर्फ 3 कमांड है, बिगिन ट्रांजिशन, कमिट एंड रोल बैक, और इसमें ये भी नहीं है कि कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ कुछ लिखना है, सिंपली एज इट इज यूज होती है, ठीक है। तो दीज आर माय ट्रांजेक्शन। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है डीटीएल का पार्ट, डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। हमने सबसे पहले डीडीएल पढ़ा था, उसके बाद डीएमएल पढ़ा था, और ये होता है डीटीएल। डीसीएल आपके कोर्स में होता नहीं है, डीटीएल इतना ही होता है, ठीक है। क्लियर है, एक बार इसे लिख लो क्वेरीज वगैरह को। फंक्शन में आता, हाँ, उससे कैसे सिमिलर है, उससे कैसे सिमिलर है। नहीं मतलब दिखने में क्वेरी वाइज में भी सेम है, बट फंक्शनैलिटी तो जो काम ये एक्चुअली कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अलग है ना। हेलो हाय आशीष जी, आइए, कैसे हैं। बढ़िया यार, वो एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया उस दिन से फिर। anyway, बता, मैं कर दूंगा, उसको कर दूंगा मैं, ठीक है। आज मैं देखता हूँ मैं, हाँ हाँ, ठीक है। एक बार ये रोल बैक वाला लिख लो फिर कमिट वाला लिख लेना। उसके बाद बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। चल, कमिट वाला भी सेम ही है, बस नीचे कमिट करना है।
डन ना? कमेंट वाला भी याद दिखाने की जरूरत तो नहीं है, आई गेस दिखाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपना एसएसएमएस बंद कर सकते हैं, हमें नॉर्मलाइजेशन के लिए इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा प्रैक्टिकल पार्ट था सिर्फ। अब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, ओके। तो अब नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि मैं ना अपने डेटा को सेग्रीगेट कर रहा हूँ। सेग्रीगेट का मतलब मेरे पास एक टेबल है, उसको मैं मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ना एक फ्लो के हिसाब से समझते हैं कि एक्चुअली इश्यू क्या है और नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, क्या होता है। ठीक है, तो जब मैंने एसक्यूएल स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि एसक्यूएल ना एक्सेल से बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, फास्ट है, आपने एक एक कमांड रन करके देख रहे हो कितनी फास्ट है, 1 सेकंड से भी कम लेती है ना? जो ऑनलाइन वाला ओरेकल वाला है उसमें तो एग्जीक्यूशन टाइम भी बताता है, उसमें 0.00 समथिंग सेकंड्स होते हैं, है ना? तो एसक्यूएल काफी फास्ट है, बट इस फास्ट में भी स्पीड्स वेरी करती हैं, हर एक कमांड की स्पीड वेरी करती है। ठीक है, एंड द पॉइंट इज कि जब मैंने अपना एक एप्लीकेशन है जो एसक्यूएल यूज कर रहा है, या मेरा कोई काम है जो एसक्यूएल यूज कर रहा है, उसको मैंने एसक्यूएल के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो मेरे को अब उसी स्पीड की आदत पड़ गई है। 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड की स्पीड की आदत पड़ गई है, एसक्यूएल फास्ट है क्योंकि, है ना? अब दिक्कत ये आती है कि एसक्यूएल भी ना कभी कभी स्लो हो जाती है, मतलब एक्सेल जितनी स्लो नहीं होती, बट जो 0.3 0.4 सेकंड लग रहे थे वो 1 1 2 2 सेकंड तक चले जाते हैं। ठीक है, एंड मेरे केस में when I am analyzing the data, when I am researching on data something, तो ये इश्यू कॉज करता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता कब है। ठीक है, ऐसा होता तब है जब आपके किसी एक टेबल के अंदर ना 100 से ज्यादा कॉलम होने लग जाते हैं, मतलब कॉलम्स की नंबर बढ़ जाता है। रोज पे लिमिट नहीं है, लिमिट एक्चुअली कॉलम्स पे भी नहीं है, बट जितने ज्यादा आपके पास कॉलम्स होंगे उतना ज्यादा आपका एसक्यूएल स्लो होता चला जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास 20-25 कॉलम थे, तो 0.3 0.4 सेकंड में बढ़िया काम कर रहा था, कोई इश्यू नहीं है। बट बाई चांस आपके पास कोई ऐसा टेबल आता है जिसके अंदर आपने 200 कॉलम डाल दिए, तो वहां पर टाइम, आपका एग्जीक्यूशन टाइम 1 1 सेकंड तक चला जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो मेरे पास एक टेबल था, उसको उसमें मेरे पास 100 कॉलम थे लेट से, तो मैंने उसको लेट से 3 टेबल बना दिए, उसको मैंने 3 टेबल में स्प्लिट कर दिया। एक के अंदर मैंने 30 रख लिए, दूसरे के अंदर मैंने 30 रख लिए, चौथे के अंदर मैंने 40 रख लिए। अब ये जरूरी नहीं होता कि आप मतलब इक्वल इक्वली स्प्लिट करो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बट मैंने स्प्लिट कर लिया। सो अब हर टेबल की लिमिट 20-25 के आसपास हो गई, विच इज एक्सेप्टेबल लिमिट, तो मेरा स्पीड वापस आ गई। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा स्पीड वापस आ गई। यही काम होता है सिंपल सा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब जो नॉर्मलाइजेशन आप पूछोगे करते कैसे हैं, तो करने के लिए बेसिक आपके पास इसके लिए कमांड्स ही है। ये आप एक टेबल है, आपको दिखा यहाँ पे ये टेबल मेरे को डेटाबेस को स्लो कर रहा है, सो यू विल क्रिएट 3 more टेबल। उस जो मेन हमारा टेबल था उसमें से उस डेटा को फिर इंसर्ट और सब क्वेरीज के थ्रू डेटा उनमें डाल दोगे। उस टेबल को आप यूज नहीं करोगे, उस टेबल को डिलीट भी कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो आराम से, है ना? तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन ना लेवल्स में होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है लेवल्स में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा आपके पास मल्टीपल लेवल होते हैं कि इसके ऊपर किस लेवल की नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो मैंने अभी करके दिखाया, दिस इज फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, या फिर मैं इसको बोलता हूं 1NF। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास होती है 2NF एंड 3NF। मेरे पास 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म होते हैं, और इन शॉर्ट या फिर बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं, बस 3 नॉर्मलाइजेशन के लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो कॉलम थे, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में 30 30 40 हो गए, डन है, कोई इशू नहीं है, खत्म। 1000 कॉलम होंगे तो आप पहली बार में 30 30 40 40 में तो नहीं कर पाओगे, तो आपको मतलब ऐसे 200 300 में करना पड़ेगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ना, अभी हम ये वाली इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे 1000 कॉलम कर लिए मैंने, पहली बार में मैंने 300 300 और 400 में डिवाइड किया। ठीक है, स्टिल 300 300 400 बहुत ज्यादा पड़ेगा मेरे लिए,
तो मैं इनको दोबारा स्प्लिट कर लूंगा। लेट से इसको मैंने 100 के 3 में कर लिया। मतलब एक्चुअली तुम 100 के 3 में नहीं करते, वो नंबर वेरी करेगा, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है प्रॉपर वो चार्ट बनाने का। तो इमेजिन कर लो कि एक में मैंने 50 डाल लिया, एक में 150 डाल लिया, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर किस तरीके से निकलता है इसका भी एक तरीका है, वो बताऊंगा अभी। ठीक है, इसको मैंने 100 के 3 में कर लिया, इसको मैंने 100 के 4 में कर लिया। ठीक है, और फिर अभी भी 100 है, इशू है। इसको मैंने फिर से थर्ड एनएफ पे जब लाया, तो मैंने इसको 20 30 उसमें कर लिया। तो 30 30 एंड 40 के फॉर्म में इन सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं जितनी बार नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ वो उस लेवल की नॉर्मलाइजेशन है, या फिर वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। तो मैंने अगर एक ही बार किया, सेकंड, मैंने एक ही बार किया सो दैट इज 1 एनएफ, 2 बार किया 2 एनएफ, 3 बार किया 3 एनएफ। ठीक है, और द पॉइंट इज कि अब आपके पास जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, वैसे तो 1000 ऑलरेडी काफी बड़ा नंबर है, एक टेबल में 1000 कॉलम होना काफी मुश्किल हो जाता है, मतलब रियल वर्ल्ड में इतने ज्यादा कॉलम्स नहीं आते हैं, बट बाई चांस आ रहे हैं। और जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, 3 लेयर ऑफ नॉर्मलाइजेशन में आप उसको अच्छे से एकदम स्पीड वाइज पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैक्सिमम आप 3 एनएफ तक ही जाते हो। 1 एनएफ पे रुक सकते हो, 2 एनएफ पे रुक सकते हो, या फिर 3 एनएफ तक जा सकते हो। ठीक है, टोटली योर चॉइस। जरूरी नहीं होता कि आपको 3 एनएफ तक ही लेके जाना है, सारे डेटा सेट्स या हर एक टेबल 3 एनएफ तक जाने के लायक भी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, नॉर्मलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ आया। क्या इश्यू क्या था, क्यों नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी हमें? कॉलम ज्यादा थे, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? फ्लो हो रहा था। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, स्पीड क्या कर दी, डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। हाँ, कॉलम्स को स्प्लिट कर दिया अलग अलग टेबल्स के अंदर। ठीक है, उससे हमारी स्पीड वापस रिगेन हो गई, क्योंकि एसक्यूएल को नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ टेबल से, नंबर ऑफ डेटाबेस से, इनसे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कॉलम से फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो एसक्यूएल का स्ट्रक्चर है, जो एसक्यूएल की बेसिकली डेवलपमेंट हुई है, वो उसमें ये फ्लो टाइप कह लो या कुछ भी कह लो आप। ठीक है, तो एसक्यूएल को सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम से फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ेंगे तो एसक्यूएल फ्लो होता है। क्या, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 3 एनएफ तक यूजुअली नहीं जाना होता, यूजुअली आपको 1 एनएफ या मुश्किल से 2 एनएफ तक जाना होता है। ठीक है, बट एक्चुअली मतलब जैसे आप तो अभी इतने बड़े डेटा सेट से वर्क नहीं करोगे, बट इंडस्ट्री में एक्चुअली इतने बड़े डेटा सेट एग्जिस्ट करते हैं कि 3 एनएफ तक भी जाना पड़ता है। सो सीनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं, सीनियर डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो 15-15 साल से काम कर रहे हैं, वो 3 एनएफ तक भी जाना पड़ता है उन्हें। ठीक है ना, तो इस वजह से 3 एनएफ तक बढ़ाया जाता है, और एक्चुअली एग्जिस्ट भी 3 एनएफ तक ही करता है। इसके बाद एक बीसीएनएफ और होता है। ठीक है, बट वो बिल्कुल ही अलग चीज होती है, तो वो इतना ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है कि मैं ना रोज को नंबर भी दे देता हूँ। ठीक है, मतलब है वो 3 एनएफ ही, बट अब मैंने हर एक टेबल की हर एक रो को नंबर दे दिया। ठीक है, तो अब वो नंबर वाइज फेच कर रहा हूँ कि मेरे को 10वें नंबर की रो दे दो, 12वें नंबर की रो दे दो। यूज केस 0 है इसके, बट एक कंसेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, तो बता दिया मैंने वो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट इतने में? नहीं ना, ठीक है। अब पॉइंट इज कि भाई स्प्लिट तो कर लेंगे, पता भी लग गया कैसे स्प्लिट होंगे, किस बेसिस पे स्प्लिट होएगा, क्योंकि मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि इक्वल इक्वल करने हैं, है ना, कि कैसे भी स्प्लिट हो सकता है, कुछ भी नंबर आ सकते हैं। तो इसका अब रैंडमली कुछ भी नंबर तो नहीं सोच लूंगा मैं, है ना, कि मान लो हाँ भाई 20 कॉलम है, मैं 10 5 5 करूंगा, ऐसे तो नहीं कर सकता। मेरे पास एक प्रॉपर इसका मेथड होता है, उस मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो उस मेथड के लिए आपके पास सुपर स्टोर डेटा सेट है ना, एक बार वो खोल लो, मेरे को तो याद है, आपको एक बार देखते रहना उसमें। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे आप उसमें देखते रहना, जरूरी नहीं है कि आपको एसक्यूएल में ही खोलना है। हाँ? सुपर स्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल भेजी तो ही है आपको, तो भेज दो ग्रुप पे। हाँ भेज रखी है आपके पास, भेज रखी है मैंने। हाँ, हाँ लास्ट क्लास में भी भेजी थी। एक्सेल में खोल लो, जरूरी नहीं है एसक्यूएल में खोलना है, सब आपको देखना है क्योंकि वो डेटा। ठीक है, ये बताता हूँ किस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। खोला सबने? आप तो ना,
खोलो। किचक नहीं खोली? खोलो खोलो। एंड विशाखा आप भी, आपने खोली फाइल? ओके, आई होप यस। ओके, ठीक है। आकाश एक बार बता दो उसके में कहाँ पे सेव, कहाँ पे है फाइल? डाउनलोड ही नहीं करी तो जो पावर बीआई कर रहे थे उसमें क्या इंपोर्ट किया था तुमने? फाइल तो डाउनलोड करी होगी ना, पावर बीआई में वही तो इंपोर्ट कर रहे थे। खोल ली ना? ठीक है। अब आप उसमें देखोगे कि उसमें ना हमारे पास कुछ 24 के आसपास कॉलम है, जहां तक मेरे को याद है। आप एक्सेल के सबसे नीचे देखोगे तो वहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिखे भी होते हैं। तो सबसे नीचे वाला बात होता है ना। अच्छा नहीं, एक्सेल में नहीं है, एसक्यूएल में आता है वो। एसक्यूएल में आता है, एक्सेल में नहीं आएगा। हाँ सॉरी सॉरी। बट आप गिन भी लो अगर बेशक से, तो कुछ 24 के आस 24 है उसमें, ज्यादा मेरे को याद आ रहा है कॉलम्स। 21 है, 21 होंगे ये जितने भी हैं। तो मतलब 20 से 25 की रेंज ले लेते हैं। अगर आप 21 बोले 21 ले लेते हैं। तो वैसे तो देखो 21 से हमें एसक्यूएल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स है ही नहीं है कि हमारा जो एसक्यूएल है वो स्लो हो। बट लेट्स इमेजिन ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम ना एक काम करते हैं, 21 को ही स्प्लिट करना सीख लेते हैं, क्योंकि सेम मेथोडोलॉजी फिर आपके 100 के लिए, 200 के लिए, 1000 के लिए, जितने मर्जी कॉलम हो, सेम मेथोडोलॉजी लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या रहता है मेरे पास, मैं डेटा का ओवरव्यू लेता हूँ। ठीक है, डेटा का ओवरव्यू लेता हूँ। डेटा का ओवरव्यू लेने का मतलब कि सॉरी, ये डेटा किस चीज के बारे में है, ये है क्या एक्चुअली डेटा, वो किस चीज के बारे में है क्या एक्चुअली डेटा। खोल के देखो आपको अपने सिस्टम में दिखा देते हैं। और मेरे को देखना पड़ेगा, शायद से मेरे पास ना है नहीं डेटा, डिलीट हो गया होगा इसी। हाँ है। ये डेटा है मेरे पास, है ना। इसमें मैं सबसे ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि एक्चुअल डेटा देखने की तो नीड ही नहीं है ना मेरे को। ये डेटा है मेरे पास, है ना। अब ये डेटा देखो, बताओ है किस बारे में एक्चुअली। कि देखो, अगर आप डेटा पढ़ के ये नहीं बता पा रहे कि डेटा किस बारे में है। बेसिकली सेल्स का डेटा। कस्टमर्स वगैरह तो इज अ सेकेंडरी पार्ट ना, कस्टमर्स प्राइमरी पार्ट नहीं है इसका। प्राइमरी पार्ट क्या है कि हमारे पास कोई स्टोर है। ठीक है, उसमें कौन से ऑर्डर्स हो रहे हैं, स्टोर है मतलब, या फिर मल्टीपल स्टोर्स है, जितने भी ऑर्डर्स हो रहे हैं उनकी लिस्ट है ये। हर एक ऑर्डर की लिस्ट है। एंड उस लिस्ट के अंदर क्या है कि बंदे ने क्या खरीदा, किस दिन खरीदा, कितने का खरीदा, है ना, वो बंदा कहाँ से था, क्या है, ये सब है ना। तो अगर मैं इसका ओवरव्यू लूं, तो इसके अंदर मेजर फैक्टर अगर मैं बोलूं, ठीक है, जिसको मैं मतलब डेटा को इस तरीके से देखो कि ना मेरे पास सेपरेट ग्रुप्स ऑफ डेटा कौन कौन सा है। ठीक है, सेपरेट ग्रुप ऑफ डेटा समझ रहे हो, कि मतलब ऐसे कॉलम्स जिनको मैं अगर अलग निकाल दूं तब भी वो सेंस बनाएंगे। मतलब हाँ, ग्रुप ऑफ कॉलम्स होंगे ना, कि ऐसे ग्रुप ऑफ कॉलम्स जिनको मैं अलग निकाल दूं तब भी वो सेंस बनाएंगे अपने आप में। तो ऐसे कौन से हैं? कस्टमर इन्फॉर्मेशन हम सारी अलग कर सकते हैं, तो कस्टमर की आईडी, नेम, रीजन, सिटी वगैरह जितना भी कुछ है, एक ये ग्रुप हो सकता है। और प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट की आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका नाम, ये वाला हो सकता है। अगर हमारे पास यूनिट प्राइस एग्जिस्ट कर रहा होता, अगर हमारे पास इन कॉलम्स में यूनिट प्राइस होता, तो वो भी प्रोडक्ट्स में जाता, है ना, कि हर एक उसका प्राइस कितना है। बट इसमें है नहीं तो नहीं जाएगा। प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट हो गया मतलब। और डेट नहीं, मतलब ग्रुप ऑफ कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्डर्स। ठीक है, कि मतलब किसने क्या खरीदा, किस दिन खरीदा, कितने का खरीदा, कितना प्रॉफिट बनाया उस पर, ऑर्डर्स का। इन तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है,
वैसे तो आप लोगों को जहां तक पावर बीआई से समझ आया होगा, ये जो हम पावर बीआई में कर रहे थे, है ना, हमने भी इसी बेसिस पे इसको स्प्लिट किया था। ठीक है, तो इन 3 ग्रुप से स्प्लिट कर सकता हूं मैं। तो जब मैं इस पे 1NF लगाऊंगा तो मैं इसको 3 ग्रुप में स्प्लिट करूंगा। जितने भी ऑर्डर्स की डिटेल है वो ऑर्डर्स में चली जाएगी, कस्टमर की डिटेल कस्टमर में चली जाएगी, और प्रोडक्ट की डिटेल प्रोडक्ट में चली जाएगी। ठीक है, सो ऑर्डर्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास वो बनते हैं हमारे पास कॉलम्स। कस्टमर्स के लिए कुछ 8 कॉलम्स है और प्रोडक्ट के लिए कुछ 4 कॉलम्स है। ठीक है, सो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते हो। ठीक है, कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ कॉलम कितने स्प्लिट हो रहे हैं कितने नहीं। तभी तो मैंने बताया, तभी तो 1NF 2NF की नीड पड़ेगी, है ना। आपको सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा निकालना है। ठीक है, कि अगर ऐसे कॉलम्स जिनको मैं बाकी कॉलम से सेपरेट आउट भी कर दूं तब भी वो सेंस बनाएंगे। कस्टमर्स वाला है, कस्टमर आईडी से उसकी कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन निकल रही है, अलग से भी सेंस बना रही है कि हाँ भाई मेरे ये सारे कस्टमर्स हैं। प्रोडक्ट्स वाला है, वो अलग निकालने में भी सेंस बना रहा है कि भाई हाँ मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डर्स वाला है, वो भी अलग निकालने में सेंस बना रहा है कि मैं उसके अंदर एक्चुअली कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी रखूंगा ताकि वो लिंक हो जाए, है ना। तो वो भी अलग निकालने में सेंस बनाएगा कि भाई इस बंदे ने इतना खरीदा, जो मेरा ओरिजिनल टेबल था सेम सेंस बन रही है बट छोटा हो गया, है ना। तो ये बनने पे ठीक है। अब इस केस में क्या था कि आपके पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी तीनों अवेलेबल थी, तो 1NF करना तो काफी इजी हो गया। अगर हम 2NF की बात करें, लेट से बाकी को मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ कस्टमर्स वाले की बात करता हूं। कस्टमर्स को जब मैं 2NF पे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे स्प्लिट करेंगे। तो अगर मैं कस्टमर दिखाऊं तो ये रहे मेरे कस्टमर के कॉलम, ये कस्टमर आईडी, पोस्टल कोड, रीजन। ठीक है, ये वाले मेरे कस्टमर के कॉलम है। ठीक है, अगर मैं इसको 2NF पे लेके जाऊं तो किस तरीके से स्प्लिट करूंगा बताओ, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। सॉरी, नहीं सारे आ गए बट स्प्लिट करना 2NF पे देखो मुश्किल है ये, क्योंकि एक्चुअली तो ये डेटा 1NF के लिए ही मैक्सिमम डिजाइन है कि आप इसे 1NF ही लगा सकते हो, 2NF की नीड ही नहीं है। बट मान लो मेरे पास कस्टमर्स के अंदर लेट से 100 कॉलम आ गए किसी तरीके से, तो इन्हीं के बेसिस पे कैसे स्प्लिट करेंगे बताओ, कौन कौन से कॉलम के ग्रुप बन सकते हैं। आईडी नेम बना दिया चलो, एड्रेस, और देखो सिंगल कॉलम तो निकालूंगा नहीं मैं, सिंगल कॉलम तो निकालते ही नहीं कभी भी, एटलीस्ट 2 कॉलम हो मेरे पास। कंट्री के बेसिस पे अलग कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ उसकी लोकेशन की बेसिस पे हम उसे बेसिकली अलग कर सकते हैं। तो कस्टमर आईडी नेम, उसके साथ मैं लोकेशन आईडी डाल सकता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर फिर लोकेशन का एक अलग से टेबल बन जाएगा, उसके अंदर मेरा जो कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन है ये सब आ जाएगा, है ना। और एक मैं सेगमेंट के बेसिस पे अलग कर सकता हूँ, है ना, कि वो जो कस्टमर है मेरे पास कंज्यूमर है या ये कॉर्पोरेट है, रिटेलर है, जो भी है, सेगमेंट के बेसिस पे अलग कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्या करना पड़ेगा कि कस्टमर आईडी तो आपको दी हुई थी, कस्टमर आईडी तो आपको दी हुई थी, जब अगर सेगमेंट के बेसिस पे अलग कर रहे हो या फिर लोकेशन के बेसिस पे अलग कर रहे हो तो आपको एक कॉलम कस्टम क्रिएट करके डालना पड़ेगा, समझे। कुछ तो हमें चाहिए ना अब, क्या नहीं नहीं कॉमन रखने वाली बात नहीं है, कॉमन क्या रखोगे, कॉमन तो सारे ही कॉलम नेसेसरी हैं, आप किसी भी एक के बेसिस पे जज थोड़ा कर सकते हो, है ना। और जहां तक पोस्टल कोड के बेसिस पे कर सकते हो आप, हम पोस्टल कोड के बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ मतलब देखो चलो पोस्टल कोड के बेसिस पे लोकेशन के तो अलग कर सकते हैं आराम से, कि हाँ भाई इस कस्टमर का ये पोस्टल कोड है और ये पोस्टल कोड इस कंट्री का, इस सिटी का, इस रीजन का है, पोस्टल कोड आईडी की तरह एक्ट कर सकता है ना। बट पॉइंट इज अगर मैं सेगमेंट के बेसिस पे कर रहा हूँ, सेगमेंट के बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं है। तो कई बार ऐसे भी आता है कि जब आपके पास कॉलम्स तो है अलग करने के लिए बट उसके पास कोई आईडी वगैरह नहीं है, तो उस केस में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा नया, एंड उसके अंदर आपको इंसर्ट करनी पड़ेंगी वैल्यूज नंबर वाइज। ठीक है, देखो वैसे, सॉरी, हाँ लो आपने सेगमेंट का कॉलम अलग किया, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो चाहिए कि कस्टमर का जो नेम है वो सेगमेंट से लिंक कर पाऊं, अलग तो कर दिया मैंने, तो सेगमेंट का कॉलम अलग करने का तो बनता नहीं है, सिंगल कॉलम है। ठीक है, बट मान लो मैंने बाई चांस अलग कर दिया, या फिर मान लो जो ये था कंट्री, सिटी, स्टेट ये सब था
पोस्टल कोड प्रेजेंट नहीं था मेरे पास कॉलम। तो मैं क्या करता उस केस में कि मैं कंट्री, सिटी, स्टेट, रीजन इन सबको अलग करता और हर एक यूनिक आईडी को, मतलब स्टेट की बेस पे यूनिक आईडी बनेगी, है ना। केंटकी हमें साउथ में ही रहेगा, दैट इज बेसिकली इसी तरीके से हमारा मैप वर्क करता है ना। तो स्टेट के बेसिस पे एक यूनिक आईडी बन जाती, वो यूनिक आईडी का एक कॉलम में जनरेट कर लेता, ठीक है। उसको फिर एक यहाँ पे जो कस्टमर आईडी नेम सेगमेंट होता, उसके आगे एक लोकेशन आईडी का नया कॉलम डाल के उसमें वो लोकेशन आईडी फिट कर देता पर कस्टमर वाइज, और फिर वो सेम चीज में यहाँ पे कर देता, मतलब कंट्री, सिटी, स्टेट वगैरह में हर एक सिटी को, स्टेट को सॉरी, एक यूनिक आईडी दे देता। तो कस्टमर आईडी है ना, अभी ऑर्डर्स वाले पूरे टेबल के लिए कस्टमर आईडी जैसे वर्क कर रही है, तो कस्टमर आईडी तो बनी हुई है। इस तरीके से मैं लोकेशन आईडी बना लेता। नाना काफी सिंपल है, मैं वन से लेके जितने भी वो काउंटिंग है वो डाल देता और उसको फिर सिंपली रिलेट कर देता। ये काम एसक्यूएल के, प्योरली एसक्यूएल के थ्रू, देखो वैसे तो पॉसिबल है बट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए पाइथन के थ्रू ज्यादातर करता हूँ इस चीज को, ठीक है। बट इस मेरे सेट में तो नीड भी नहीं होती, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया है ना, कि अगर आपको कोई कभी कंपनी में बोले कि भाई इसको नॉर्मलाइज कर दो, अगर देखो कोई बोलेगा नॉर्मलाइज कर दो तो उसका मतलब होता है बनाने तक ही लेके जाना है, ये पूरा 3 तक ले जाने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मलाइज कर दो, बनाने तक ले गए, उसने बोला कि भाई और नॉर्मलाइज कर दो 2NF और तो कर, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कर लो, मतलब काफी लंबा प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, इसलिए मैं तुम्हें कमांड बता रखे हैं, खुद कर लो, मैं करके दिखा नहीं रहा। काफी लंबा प्रोसेस है, तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे होगा। और जैसे 1NF करना है, ठीक है। 1NF करने के लिए सिंपली तुम 3 टेबल क्रिएट करो, ठीक है। पहला तो तुम्हारा ऑर्डर के नाम से होगा, इस वाले जो मेन टेबल होगा ना, इसको जब तुम एसक्यूएल में इंपोर्ट करोगे तो कुछ और नाम दे देना इसको, या रीनेम कर लेना बाद में अगर इंपोर्टेड है तो। एक तुम्हारा ऑर्डर के नाम से क्रिएट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट के नाम से क्रिएट हो जाएगा, एक कस्टमर के नाम से क्रिएट हो जाएगा, एंड जो जो उसमें कॉलम रखने हैं वो तुम डाल दोगे, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर सेलेक्ट से, ठीक है। वो मतलब उसके अंदर तुमने कॉलम का नाम डाल दिया, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, वैल्यूज में नहीं, अच्छा तुम सब क्वेरी करोगे ना, हाँ वैल्यूज आएगा नहीं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, फिर सब क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट जो जो ऑर्डर के अंदर कॉलम प्रेजेंट है उन कॉलम का नाम लिखोगे इसमें से पिक करने के लिए, फ्रॉम मास्टर, अगर इसका नाम क्या था फ्रॉम मास्टर, मैं कोई एक बार लिख के दिखा देता हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, करना इस चीज को खुद, क्योंकि आई थिंक इतना काम तो कर ही सकते हो। देखो अब अगर मैं सिर्फ ऑर्डर्स वाला निकालूंगा तो उसके अंदर क्या आएगा, ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ठीक है। उसके बाद आएगी मेरा पास शिप मोड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। उसके अलावा बस लास्ट से हम सेल्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, ये चारों आ जाएंगे। तो सेल्स, डिस्काउंट, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, मतलब जिस भी ऑर्डर में उस ऑर्डर में, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर वाला टेबल बनेगा, ठीक है। जब मैं ऑर्डर्स वाला पहले तो टेबल क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स करके, है ना। तो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स करके मैंने ये ऑर्डर मतलब ये कॉलम डाल दिए सारे, और मेरे पास एक ब्लैंक टेबल बन गया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाला काम आपके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, सब कड़ी अभी तक हमने कवर नहीं करी है क्योंकि, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ठीक है। अब जब मैं इंसर्ट कर रहा होता हूँ यूजिंग सब क्वेरीज तो वैल्यूज नहीं लगाता, मैंने इंसर्ट करने में बताया था आपको, ठीक है। वैल्यूज नहीं लगेगा, इसके बाद सीधा मेरी सब क्वेरी शुरू होगी। सेलेक्ट, इन सारे कॉलम्स का नाम लिख दूंगा मैं कॉमा कॉमा करके, तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड सो ऑन, कॉमा कॉमा करके मैंने सबका नाम लिखा, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम मास्टर, अगर जो मेरा मेन टेबल है उसका नाम मैंने मास्टर कर लिया, ठीक है, मास्टर, ये क्वेरी रन करूंगा तो क्या होगा, मास्टर वाले टेबल में से ये सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, इनकी वैल्यू आ जाएगी, इनकी वैल्यू फिर इंसर्ट इनटू किया हुआ था ऑर्डर्स वाले में इंसर्ट भी हो जाएगी। इस तरीके से एक टेबल के लिए होगा, और ये चीज आपको 3 टेबल के लिए करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा।
क्लियर है? तो क्वेरी बनेगी इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, सेलेक्ट कॉलम के नाम जितने भी ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर कॉलम है फ्रॉम मास्टर। क्लियर? क्लियर? इस तरीके से आपका काम होगा। तो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए क्लास वाइज इतना ही है। ये 10 ही मिनट बचे, तो नया टॉपिक शुरू करने का पॉइंट नहीं है। कल से हम वापस पावर बीआई पे आएंगे। ये वाला टॉपिक हमारा एसक्यूएल का छूटा हुआ था, तो ये आज कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आपका एसक्यूएल खत्म होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। आप एक बार कर लो, 10 मिनट बैठो आराम से, क्लास हम एंड कर देंगे फिर। मतलब आप बेसिकली चाहते हो कि पावर बीआई के अंदर एसक्यूएल से डेटा ले लो, पावर बीआई की फाइल एसक्यूएल में डालने की। फाइल नहीं, पहले तो फाइल मत बोलो, फाइल बड़ा एम्बिगुअस है। एसक्यूएल फाइल की बात कर रहे हो, पावर बीआई की फाइल की बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के नाम के साथ बोलो। ऑलरेडी मास्टर के टेबल, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे क्या? समझ नहीं आया तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्वेश्चन फॉर्मुलेट करो अच्छे से पहले। हाँ हाँ हाँ, दे दिए, कॉलम दे दिए, कॉलम का नाम बता दिए। अच्छा, तुमने जो लास्ट में फ्रॉम मास्टर लिखा है, ठीक है, मास्टर टेबल में से हमने वाला कॉलम उठाए ऑर्डर में डाल दिए। ठीक है, अब नहीं, पावर बीआई में क्यों आएगा? हमने पावर बीआई एसक्यूएल को कनेक्ट रखा है। नहीं पॉइंट, ये एक फ्लो होता है, आप उसमें ना एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। आप एसक्यूएल को पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हो, तो एसक्यूएल का इंपैक्ट पावर बीआई पे पड़ेगा। पावर बीआई से एसक्यूएल को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, पावर बीआई में कुछ भी करो एसक्यूएल को फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लीनियर होता है ये सिर्फ कि एसक्यूएल का डेटा ही पावर बीआई में जाता है, पावर बीआई का डेटा एसक्यूएल में वापस नहीं आ सकता। पावर बीआई के अंदर एक्चुअली डेटा जनरेट कर ही नहीं रहे ना, उसके अंदर सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हो। समझ रहे हो? डेटा अगर आप इंसर्ट करोगे, पावर बीआई से थोड़ा ना इंसर्ट करोगे डेटा, अगर नया डेटा डालना है एसक्यूएल से कर डालोगे ना। मेरा पॉइंट, तो पावर बीआई में जो मर्जी करो एसक्यूएल में फर्क नहीं पड़ेगा, बट एसक्यूएल में कुछ करोगे तो उससे पावर बीआई में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। डेटा का फ्लो एक ही तरफ से होना, डेटा एसक्यूएल से ही पावर बीआई में जाएगा हमेशा। आगे ना, ठीक है। और हाँ, 1NF मतलब नॉर्मलाइजेशन में एक चीज और, कि जब आपने 3 टेबल बना लिए, तो आपको ना जो मास्टर टेबल है उसको फिर डिलीट भी करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के बाद ही आप बोलोगे कि हाँ 1NF में कन्वर्ट कर दिया मैंने उसे। अगर आपने वो 3 टेबल बना दिया और मास्टर टेबल भी है वहां पे, तो नॉर्मलाइजेशन पूरी नहीं हुई अभी तक। रिमेंबर कि तीनों टेबल बनाने के बाद मास्टर टेबल को डिलीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट इज ना कि नॉर्मलाइजेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, कॉलम कम हो जाए, फास्ट हो जाए। टेबल में बस स्टिल पड़ा हुआ है, कॉलम स्टिल इतने सारे हैं, तो इम्पैक्ट तो उतना ही पड़ रहा है ना अभी भी, तो उसे डिलीट करना पड़ेगा टू एक्चुअली अचीव द स्पीड फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो 1NF कर लो, 2NF कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे मैं 2NF पे जाऊंगा तो 1NF वाले जितने भी टेबल होंगे वो सारे डिलीट करने पड़ेंगे, फिर वो 2NF पे आएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतनी है, लोग जाना आप जा सकते हो, बैठ के प्रैक्टिस करनी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लास इतनी, चलिए थैंक यू।